नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग टीजीटी, जेबीटी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हाउ मैनी नेचर क्योर हॉस्पिटल्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने नेचर क्योर अस्पताल जो है वो है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो ये अलग अलग तरह से अलग अलग हॉस्पिटल्स जो हैं वो आते हैं। अगर हम बात करते हैं नेचर क्योर हॉस्पिटल्स की तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेचर क्योर हॉस्पिटल जो है वो स्थित है। हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कि ये डाटा कब तक का डिस्कस हम कर रहे हैं, तो ये डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2024 तक का। दिसंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में एक ही नेचर क्योर हॉस्पिटल था। वैसे ही हम बात करते हैं कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हिमाचल प्रदेश में कितने थे, तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हिमाचल में 32 थे एज दिसंबर 2024 तक। और उसी तरह हमारे पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर कितने थे। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आपने जान ली 32 थे, आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जो थे वो हमारे पास 445 थे, 445 हमारे पास आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर थे। हमारे पास ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज कितनी है हिमाचल प्रदेश में, ड्रग टेस्टिंग लैब जो है वो हमारे पास एक ही है। यूनानी हेल्थ सेंटर, ये पूछा भी गया है, यूनानी हेल्थ सेंटर हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, 3 यूनानी हेल्थ सेंटर हिमाचल प्रदेश में है। होम्योपैथिक हेल्थ सेंटर कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में होम्योपैथिक हेल्थ सेंटर जो है वो 14 है। और उसी तरह जो है वो हिमाचल प्रदेश में अमची क्लिनिक कितने हैं, अमची क्लिनिक का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ये जो अमची क्लिनिक हिमाचल प्रदेश में है ये कितने हैं, ये 4 जो है वो अमची क्लिनिक जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। आयुर्वेदिक फार्मेसीज की अगर हम बात करते हैं कि आयुर्वेदिक फार्मेसी कितनी है हिमाचल प्रदेश में, तो आयुर्वेदिक फार्मेसी हिमाचल प्रदेश में जो है वो 3 जो है वो आती हैं। ये 3 आयुर्वेदिक फार्मेसी जो है वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो है वो हॉस्पिटल्स की जो है वो एक अलग से लिस्ट है हमारे पास। ये हमने आयुष हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हिमाचल का, उसके बारे में सारा डिटेल से जान लिया। हमने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, नेचर केयर हॉस्पिटल्स, आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर, यूनानी हेल्थ सेंटर, आयुर्वेदिक फार्मेसीज, अमची क्लिनिक, होम्योपैथिक हेल्थ सेंटर, ये सब जो है वो जान लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही जानेंगे इन हेल्थ सेंटर्स के बारे में ताकि याद भी आपको रह सके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नेम द नर्स हु स्मगल्ड आउट पृथ्वी सिंह ऑफ चंबा टू मंडी टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ। तो बोलते हैं कि उस नर्स का नाम बताइए जिसने चंबा के पृथ्वी सिंह को उसकी जान बचाने के लिए मंडी में तस्कर किया था। अब देखो मंडी में तस्कर किसको किया गया था, मंडी में तस्कर जो था वो चंबा के राजा पृथ्वी सिंह को किया गया था। और उनकी जो नर्स थी उनका नाम यहाँ पर पूछा गया है। उनकी जो नर्स थी उनका नाम हुआ करता था बाटलू। बाटलू नर्स जो था ये हुआ करती थी। अब पूरी कहानी यहाँ से एक बार बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगी, नहीं भी पता है तो हम डिटेल से जान लेंगे और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी जानेंगे। पहले तो मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। पृथ्वी सिंह जो था वो मुगलों में अगर हम बात करें तो शाहजहां के समकालीन हुआ करते थे। इनके द्वारा जो था वो बहुत बार शाहजहां का दरबार अटेंड भी किया गया था। लगभग 9 बार इन्होंने शाहजहां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई थी। शाहजहां ने जो था वो इनको रघुवीर जी की प्रतिमा भी जो था वो भेंट में की थी। इनके द्वारा जो था वो अलग अलग मंदिर भी बनवाए गए। चंबा में खजियार मंदिर और उसी तरह एक सीताराम मंदिर बनवाया गया। ये कहते हैं कि ये मंदिर जो था वो इनकी नर्स के द्वारा बनवाए गए थे, जिनके द्वारा इनकी जान बचाई गई थी। ये जो बाटलू नर्स थी इनके द्वारा ये मंदिर जो था वो बनवाए गए थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वी सिंह के बारे में कि पूरा किस तरह से जो था वो इतिहास रहा था। देखो नूरपुर के साथ जो था वो उस टाइम चंबा के संबंध अच्छे नहीं हुआ करते थे। नूरपुर के राजा जगत सिंह हुआ करते थे। इनके द्वारा 1623 में जो था वो चंबा के ऊपर आक्रमण किया गया और यहाँ के जो युवराज हुआ करते थे जनार्दन, उनको जो था वो मार दिया गया। अब जनार्दन को मार दिया गया। अब एक दाई हुआ करती थी, नर्स हुआ करती थी, जिनका नाम बातलू जो था वो हुआ करता था। बातलू ने क्या किया, पृथ्वी सिंह उस टाइम बहुत छोटे हुआ करते थे। पृथ्वी सिंह को जो था वो जगत सिंह के सैनिकों की नज़रों से बचाकर जो था वो मंडी जो था वो ले गई थी। अब मंडी में ले गई थी, मंडी में जाकर उनको रखा गया। मंडी में चले गए, वहाँ पर शरण ली गई और बोलते हैं कि मंडी में काफ़ी टाइम तक ये रहे थे। फिर उसके बाद ये वेट करते रहे कि कब इनको एक उचित मौका मिलेगा और ये जगत सिंह से बदला ले सकेंगे। 1641 की बात है जब जगत सिंह और उनके पुत्र हुआ करते थे राजरूप सिंह, उनके द्वारा जो था वो शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया गया था। अब शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया गया था। शाहजहां ने इस विद्रोह को दबाने के लिए जो था वो अपने पुत्र मुराद बख्श को जो था वो सेना लेकर भेजा था। अब यहाँ से जगत सिंह कमज़ोर तो पड़ ही गया था। पृथ्वी सिंह ने ये जो था वो मौका देखा कि ये मौका सही है। पृथ्वी सिंह ने जो था वो अन्य रियासतों की सहायता भी ली। पृथ्वी सिंह ने मंडी के राजा की सहायता ली। मंडी के राजा के अलावा सुकेत के राजा की सहायता भी यहाँ पर मांगी और
मंडी के राजा उस टाइम सूरज सेन जो था वो हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, कुल्लू से होते हुए रोहतांग दर्रा पार किया और लाहौल से जो था वो पांगी की ओर चढ़े, वहाँ से नीचे की तरफ उतरे और इन्होंने जो था वो अपनी रियासत को जो था वो फिर से प्राप्त कर लिया और जो जगत सिंह था उसको भी वहाँ से खदेड़ दिया और अपनी रियासत को प्राप्त कर कर फिर से जो था वो अपना एक साम्राज्य यहाँ पर बना लिया था। तो इस तरह से इनके द्वारा जो था वो किया गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है पूरी कहानी पृथ्वी सिंह की। अब किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ से कि पृथ्वी सिंह ने कहाँ पर जाकर शरण ली थी, जगत सिंह के साथ कैसे संबंध थे, नर्स कौन थी, मंदिर कौन थे, वो सारा पता यहाँ से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। परंतु ना कुछ एक एस्पिरेंट्स को ना ये शिकायत आ रही थी कि हम ना अपनी ओरिजिनल ऑडियो में जो है वो बोला करें, मतलब हम ओरिजिनल वॉइस आप तक भेजें तो ओरिजिनल ही रहती है। अब यूट्यूब के द्वारा एक ना नई सेटिंग डाली गई है कि वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में भी जो है वो ट्रांसलेट हो जाती है। तो आप ओरिजिनल वाली में रखें, जाकर सेटिंग में जाएं तो जैसे ही आप हमारी वीडियो खोलते हैं ना वहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आता है और सेटिंग के ऑप्शंस को खोलना और वहाँ पर एक ऑडियो ट्रैक कर ऑप्शन आता है। ये जो ऑडियो ट्रैक है यहाँ पर एक होगा हिंदी ओरिजिनल और एक होगा इंग्लिश। तो आप हिंदी ओरिजिनल पर क्लिक कर दें, अगर नहीं क्लिक है हिंदी ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारी ओरिजिनल ही वॉइस मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ बियर ब्रांड दैट वाज सेट अप बाय एडवर्ड डायर एट कसौली। तो बोलते हैं एडवर्ड डायर द्वारा कसौली में स्थापित बियर ब्रांड का क्या नाम था। एडवर्ड डायर के द्वारा कसौली में जो स्थापित बियर ब्रांड थी उसका नाम था लायन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी हमें ये जानने को मिलता है कि एडवर्ड डायर के द्वारा जो था वो एक इस तरह से एक फैक्ट्री जो था वो एस्टेब्लाइज की गई थी, बियर ब्रांड जो बनाई गई थी यहाँ पर उसको जो था वो लाइन का नाम जो था वो दिया गया था। ये मोहन मेकिन के नाम से भी प्रसिद्ध होती है और एशिया की ये फर्स्ट ब्रीवरी थी जो कि 1855 में जो था वो इनकॉर्पोरेट की गई थी। 1855 में उसको एस्टेब्लाइज किया गया था और एडवर्ड डायर का नाम भी यहाँ से पता चल गया। कसौली जगह का नाम आपने ध्यान रखना है और लायन बियर जो है वो इंडिया की ओल्डेस्ट ब्रीवरी में से जो है वो एक आती है और एशिया की फर्स्ट बियर ब्रांड जो था वो ये हुआ करती थी। और सोलन नंबर 1 कर भी एक जो है वो आती है। सोलन नंबर 1 जो है वो इंडिया की फर्स्ट माल्ट विस्की जो है वो आती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। और आपने यहाँ से जो है वो 1855 ध्यान रख लिया, कसौली आपने ध्यान रख लिया। मोहन मेकिन भी पूछा जाता है कि मोहन मेकिन कहाँ प्रसिद्ध है, तो मोहन मेकिन का ध्यान रखना है कि ये जो मोहन मेकिन आता है ये जो है वो कहाँ पर है, ये सोलन में जो है वो आता है। कहाँ पर, सोलन में जो है ये आता है। इतना ही यहाँ से पूछा जाएगा, घुमा फिराकर किसी भी तरह से क्वेश्चन बना दिया जाए, आपको थोड़ा सा आइडिया क्वेश्चन के बारे में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं इन विच ईयर पंजाब हिल एरियाज एडेड टू हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि किस वर्ष पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया था। देखो, पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र हुआ करते थे उनको हिमाचल में जोड़ा गया था, परंतु कौन से ईयर की ये बात रही ये यहाँ पर पूछते हैं। तो ये बात रही थी क्या 1950 की, क्या 1956 की, क्या 1960 की, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सोचिए पहले। अगर आपने नन ऑफ दीज सोचा है तो आपने बिल्कुल सही जो है वो सोचा है। इनमें से जो है वो कोई सा भी वो ईयर नहीं है जब पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में जो था वो जोड़े गए थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये कौन से ईयर की बात रही थी, ये 1966 की जो था वो बात रही थी। इसका सही आंसर 1966 होगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखो, जब 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना की जाती है तो उस टाइम यहाँ पर 4 जिले हुआ करते थे। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1948 में 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर की गई थी। उसके बाद 1951 में पार्ट सी स्टेट ये बनता है। 1956 में इसको जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। जब ये बना था तो मैंने आपको बताया 4 जिले थे। 5वें नंबर का जिला जो था वो बिलासपुर बना था यहाँ पर 1954 में। 6ठे नंबर का जिला जो था वो किन्नौर 1960 में बना था। 1960 तक बात ठीक चली थी। उसके बाद पंजाब का पुनर्गठन किया जाता है और फिर हिमाचल में भी जो है वो पंजाब के कुछ क्षेत्र जोड़े जाते हैं। और ये 1966 की बात रही थी जब पंजाब का पुनर्गठन किया गया और पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्र जिनमें कांगड़ा, नालागढ़, डलहौजी और बहुत सारे ऊना, अंब, संतोषगढ़ ये क्षेत्र जो था वो हिमाचल की ओर आ जाते हैं और हिमाचल एक विशाल हिमाचल के रूप में जो है वो बन जाता है। उस टाइम हिमाचल में जिलों की संख्या 6 से बढ़कर 10 जो था वो हो गई थी। और उसके बाद भी हिमाचल को हमें देखने को मिलता है कि केंद्र शासित प्रदेश तो ये था ही था, ऐसे ही काम चलता रहता है। 1970 में जो है वो एक बार फिर से कोशिश की जाती है कि हिमाचल को जो है वो एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो 18 दिसंबर 1970 को जो था वो इंडियन पार्लियामेंट से जो था वो एकमत होकर जो है वो एक पूर्ण राज्य का स्टेटस देने के लिए जो है प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। और फाइनली 25 जनवरी 1971 को हमें देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य का स्टेट जो है वो बन जाता है। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। भारत का ये 18वें नंबर का स्टेट जो था वो बना था। 18th नंबर का स्टेट जो था ये भारत का उस टाइम बना था। उसके बाद 1-2 जिले बाद में और बने 1972 में और हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 12 हो गई। अभी तक हिमाचल में जिलों की संख्या जो है वो 12 ही है। हमें हिमाचल का एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है।
इस 55,673 में जो है वो हमें सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति देखने को मिलता है। लाहौल स्पीति का एरिया 13,841 आता है जो कि 24.86% बनता है। और सबसे छोटा जिला हमें हमीरपुर देखने को मिलता है। हमीरपुर का एरिया 1118 स्क्वायर किलोमीटर आता है जो कि 2.01% बनता है। तो ये हिमाचल का स्टेटस है और हिमाचल के बारे में ये हमने पूरा डिटेल से जो था वो पूरी जानकारी जान ली जो भी एग्जाम में यहाँ से बन सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जैसे कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का अभी एग्जाम आया है उसका पेपर 1 है, या फिर आप अपकमिंग राज्य चयन आयोग के एग्जाम TGT JVT जिनकी वैकेंसीज आएंगी अभी जल्दी ही, या फिर सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी को एक अच्छी शेप मिल सके और अपनी कमियों को आप एनालाइज कर सकें, उनके ऊपर काम भी कर पाएँ और टाइमली काम कर पाएँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो टाइम की रहती है, टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह से करते हैं, तो टाइमली आप उनके ऊपर काम कर पाएँ और खुद को इम्प्रूव करके आगे बढ़ पाएँ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो 2, 4, 5, 7 नंबरों की कमी रह जाती हैं एग्जाम में मेरिट में आने से, वो कमी को आप दूर यहाँ से कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उनके बारे में विचार करना है। बोलते हैं द निर्मंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इशूड बाय द महास्मता महाराजा समुद्र सेन इन 9th सेंचुरी AD। तो बोलते हैं 9वीं शताब्दी ईस्वी में जो था वो महास्मत महाराजा समुद्र सेन के द्वारा निर्मंड तांबे की प्लेट जो था वो शिलालेख जारी किया गया था। उससे अगली स्टेटमेंट में बोलते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन शारदा एंड टांकरी। की चंबा क्षेत्र में जो मुख्य रूप से पत्थर के शिलालेख हमें देखने को मिले हैं वो शारदा या टांकरी लिपि में हमें देखने को जो है वो मिले हैं। हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे। अगर आपने पढ़ा हुआ है इनके बारे में तो आपने अभी तक सही आंसर गैस कर लिया होगा कि पहला सही है, ये दूसरा सही है, ये दोनों ही सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। एक चीज़ तो आपने गैस कर ही ली होगी यहाँ से। देखो निर्मंड में कॉपर की प्लेट जो है वो मिलती है जिसको महास्मता महाराजा समुद्र सेन के द्वारा जारी किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। क्या उसको 9th सेंचुरी में ही जारी किया गया था? तो यहाँ पर गलत हो जाता है। उसको 9th सेंचुरी में जारी नहीं किया गया था, उसको 7th सेंचुरी AD में जो था वो जारी किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाती है। क्यों गलत होती है वो भी आपको पता चल गया। अब बोलते हैं द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन शारदा एंड टांकरी। की चंबा में हमें जो मुख्य रूप से जो है वो शिलालेख देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर शारदा और टांकरी भाषा में देखने को जो है वो मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमें जो चंबा में शिलालेख देखने को मिलते हैं वो मोस्टली शारदा और टांकरी लिपि में ही जो है वो है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही है, पहली हमारे पास गलत है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोलते हैं यहाँ पर ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं कि चंबा के क्षेत्र में जो शिलालेख मिले थे वो हमें अलग अलग टाइम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि चंबा का चुराह क्षेत्र था, चुराह के भी लोह टिकरी में हमें कुछ शिलालेख देखने को मिले थे जो कि राजा जसाटा वर्मन के कार्यकाल के जो है वो बताए जाते हैं। कौन से वर्मन के? जसाटा वर्मन के। ललित वर्मन भी चंबा के एक राजा हुए, इनके कार्यकाल के दौरान भी 2 पत्थर के लेख जो था वो मिले थे। एक डिबरी कोठी में मिला था और एक सेचू नाला जो कि पांगी के समीप पड़ता है वहाँ पर जो था वो मिला था। तो इस तरह के शिलालेख चंबा के अलग अलग राजाओं के टाइम में मिले। कौन कौन से राजा के टाइम में मिले वो भी पता चल गया और लिपि भी पता चल गई आपको, और निर्मंड कॉपर प्लेट के बारे में भी जो है वो पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में भी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। बोलते हैं निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। बोलते हैं डिक्की डोलमा वॉज द यंगेस्ट वुमेन इन दी वर्ल्ड टू सबमिट माउंट एवरेस्ट इन 1992। बोलते हैं कि डिक्की डोलमा जो है वो 1992 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला थी। उससे आगे बोलते हैं डिक्की डोलमा वॉज अवॉर्डेड द 1994 नेशनल एडवेंचर अवार्ड। कि डिक्की डोलमा को जो था वो 1994 का नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी जो था वो दिया गया था। और उससे आगे क्या बोलते हैं? उसके आगे बोलते हैं कि यहाँ पर देखो तीसरी स्टेटमेंट, डिक्की डोलमा केम फ्रॉम पलचन विलेज नियर मनाली ऑफ हिमाचल प्रदेश। की डिक्की डोलमा जो है वो एक पलचन गांव आता है मनाली के समीप, वहाँ से जो है वो संबंध रखती हैं। अब अगर आपने पढ़ा है डिक्की डोलमा के बारे में, पढ़ा तो होगा ही डेफिनेटली, आपने गैस भी कर लिया होगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। आपके पास ऑप्शंस में ओनली 1 2, ओनली 2 3, ओनली 1 3 या फिर ऑल ऑफ दिस दिया गया है। इनमें से एक तो आपने गैस कर लिया होगा। अब मैं एनालाइज करता हूँ और आपको बताता हूँ हर एक स्टेटमेंट। बोलते हैं डिक्की डोलमा वॉज द यंगेस्ट वुमेन। ये बिल्कुल सही बात है। डिक्की डोलमा यंगेस्ट वुमेन थी जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी और 19 साल की उम्र में इन्होंने ये कर ली थी। क्या ये 1992 में ही की गई थी? तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। 1992 में इनके द्वारा यहाँ पर चढ़ाई नहीं की गई थी। इनके द्वारा कौन से ईयर में की गई थी? तो ये आपने ध्यान रखना है कि
ये जो था वो 1993 में गई थी, 1993 में गई थी। पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई क्योंकि 1993 सही होगा यहाँ पर, ना कि 1992। आगे बढ़ते हैं, डिक्की डोलमा वॉज अवॉर्डेड द 1994 नेशनल एडवेंचर अवार्ड। कि डिक्की डोलमा को 1994 का राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि डिक्की डोलमा को नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिल चुका है, और ये बात भी सही है कि 1994 का ही ये नेशनल एडवेंचर अवार्ड इनको मिला था। तो दूसरी स्टेटमेंट तो सही हो गई। आगे बोलते हैं, डिक्की डोलमा केम फ्रॉम पलचन विलेज नियर मनाली। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का मनाली का पलचन गांव है, जिसके समीप इनका घर है, जहां से ये संबंध रखती हैं। तो ऑप्शन तीसरा भी सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला गया है, तो आप ओनली 2 और 3 सही आंसर कर देंगे। दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, बाकी के ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पर गलत दिए गए हैं। क्यों गलत दिए गए हैं वो भी पता चल गया। अब आपको पता चल गया कि डिक्की डोलमा जो था वो यंगेस्ट थी और 19 की थी जब ये 19 साल की थी केवल, और ये जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली थी। 1993 की बात है, पलचन विलेज कुल्लू का है जहाँ से ये संबंध रखती है। 1974 में इनका जन्म हुआ था और इनको जो था वो 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी जो था वो दिया गया था। अब यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जिसको हम नेशनल जीके के साथ जोड़ लेंगे। अब इंडिया जीके का या फिर नेशनल जीके का क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को स्केल किया गया था या फिर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो था वो की गई थी और कब की गई थी, वो भी क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, इंडियन वुमेन की बात कर रहा हूँ, तो वो बछेंद्री पाल थी। ये आपने ध्यान रखना है, ये बछेंद्री पाल थी। और बछेंद्री पाल के द्वारा कब जो था वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी, बछेंद्री पाल के द्वारा 1994 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो था वो की गई थी। और इनको जो था वो 2019 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया गया है कि डिक्की डोलमा यंगेस्ट जो था वो थी, हिमाचल से थी, 1993 में स्केल किया था, 1994 में इनको नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला था। कहाँ से संबंध रखती हैं वो सब यहाँ पर दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच ईयर भूमि बंदोबस्त अभियान वॉज स्टार्टेड इन बिलासपुर। तो बोलते हैं कि बिलासपुर में एक भूमि बंदोबस्त अभियान स्टार्ट हुआ था। ये भूमि बंदोबस्त अभियान बिलासपुर में कब स्टार्ट जो था वो हुआ था। तो बिलासपुर में ये जो भूमि बंदोबस्त अभियान स्टार्ट हुआ था ये 1930 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब 1930 में बिलासपुर में ये भूमि बंदोबस्त अभियान स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। 1930 का बिलासपुर का जो भूमि बंदोबस्त अभियान है इसको जो है ढांडरा आंदोलन के नाम से भी जो है जाना जाता है, और बिलासपुर का ढांडरा संघर्ष इसको बोलते हैं। फरवरी 1930 की बात है कि बिलासपुर रियासत के लोगों ने जो था वो भूमि बंदोबस्त वहाँ पर हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और एक भारी जन आंदोलन जो था वो वहाँ पर हुआ था। उस टाइम बिलासपुर के राजा आनंद चंद हुआ करते थे, जो बिलासपुर के अंतिम राजा भी हुए, और आनंद चंद जो था वो नाबालिग हुआ करते थे। उसके कारण जो था प्रशासन रियासत जो थी वो किसके द्वारा चलाई जा रही थी, ये जो था वो एक जो रेजेंसी काउंसिल थे उनके द्वारा चलाई जा रही थी। क्योंकि ये नाबालिग थे तो प्रशासन चलाने के लिए एक रेजेंसी काउंसिल का गठन किया गया था, और काउंसिल में जो था वो PL चंदूलाल हुआ करते थे इसके अध्यक्ष, मियां मान सिंह हुआ करते थे गृह प्रतिनिधि, इस तरह के व्यक्ति हुआ करते थे। और परिस्थितियां जो था वो धीरे धीरे इनकी अध्यक्षता में बिगड़ती गई। जो परंपरागत टैक्स लगाए जा रहे थे उस व्यवस्था को बदल दिया गया, नए टैक्स जो था वो लगा दिए गए। रियासी जो लकड़ी थी, लकड़ी के ऊपर कर लगा दिया गया। घराटों के ऊपर जो चक्कियां होती हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। लवारिस भूमि टैक्स लगा दिया गया। चरागाह जो थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। मछली पकड़ने के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था, और लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती थी इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सब हो रहा था जहाँ से लोग थोड़े से असंतोष भी थे और आंदोलन जो है वो हो जाता है। सबसे पहले ये आंदोलन कहाँ से भड़का था, तो बहादुरपुर परगना हुआ करता था, बहादुरपुर क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ के लोगों ने सबसे पहले ये आंदोलन जो था वो किया था। और आंदोलनकारियों ने जो था वो बंदोबस्त के कर्मचारियों को रोटी, दूध, घी आदि मुफ्त में देना जो था वो बंद कर दिया था। पहले लोग इनको मुफ्त में दे देते थे, फिर मुफ्त में देना बंद कर दिया गया और ये आंदोलन जो था वो हुआ था। ठीक है, इसमें एक और घटना हुई थी, एक और घटना तो नहीं, एक और चीज़ हुई थी इसमें, जिसमें एक लोटे में पानी डालकर जो था वो सबको चखाया गया था। जितने भी आंदोलनकारी थे सबको चखाया गया था, जिसको जो था वो लोटा लून बोला गया, और ये इसलिए किया गया ताकि कोई भी नमक हरामी ना करे। तो इस तरह का ये सारा सिनेरियो जो था वो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 2001 सेंसस। तो 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है वो हिमाचल की पॉपुलेशन जो है वो पूछी गई है। देखो, जब 2001 की जनगणना हुई तो हिमाचल की पॉपुलेशन जो था वो 60,77,900 जो था वो हुआ करती थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। हम अक्सर जो पॉपुलेशन का डाटा पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन जो है वो एज पर 2011 सेंसस कितनी है, और अभी तक याद भी हो गई होगी
28,64,602 यहाँ पर दिया भी गया है सबसे पहले ऑप्शन में। ये 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की पॉपुलेशन हुआ करती थी। 2001 की जनगणना के अनुसार 60,77,900 हुआ करती थी, 2001 के अनुसार हुआ करती थी। और 1991 में 51,70,877 जो था वो हुआ करती थी, ये 1991 की जनगणना के अनुसार थी। और 42,80,818 ये 1981 की जनगणना के अनुसार हुआ करती थी। जब 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1971 में, तो इसकी पॉपुलेशन कितनी थी? तो उस टाइम 34,60,434 जो था वो पॉपुलेशन हुआ करती थी। और जब 1951 में ये पार्ट सी स्टेट हुआ करता था, तब हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी थी? तो 1951 में इसकी पॉपुलेशन जो था वो 23,85,981 जो था वो हुआ करती थी। तो ये पॉपुलेशन का अलग अलग डाटा ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि कब हिमाचल की पॉपुलेशन जो था वो कितनी हुआ करती थी। ठीक है, इतना सा आपने ध्यान रख लिया, काफ़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, बोलते हैं हु इज़ ऑथर ऑफ बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। तो एक किताब है शिमला पास्ट और प्रेजेंट, शिमला अतीत और वर्तमान। इस किताब के लेखक का नाम जो है वो पूछा गया है कि इस किताब के लेखक का नाम जो है वो क्या है। तो इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है E.J. बक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर हिमाचल की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें दी गई हैं, उन किताबों के ऊपर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि एक 34 किताब पीयूष गुलेरी के द्वारा लिखी गई है, और एक पंडित भवानी दत्त शास्त्री के द्वारा लहरा धरा की किताब लिखी गई है। नरेंद्र अरुण के द्वारा आज़ाद देसारी किताब लिखी गई है। तारीख़ रियासत सिरमौर किताब रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब है एक, जो कि आनंद चंद बिलासपुर के अंतिम राजा के द्वारा लिखी गई है, जिनकी हम बात भी कर रहे थे अभी। बिलासपुर अ पीपल ऑफ बेटर, ये भी आनंद चंद के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू देश की कहानी किताब लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है। किन्नर प्रदेश हिमालयन परिचय राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन आर्ट J.C. फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। प्राचीन हिमाचल L.P. पांडे के द्वारा लिखी गई है। और अवार्ड ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट E.J. बक के द्वारा लिखी गई है। प्राचीन चित्रकला K.L. वैद्य के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ट्रैवल इन कश्मीर एंड लाहौल किताब जो है वो विगने के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो ये है इंपॉर्टेंट बुक्स जो हिमाचल के अलग अलग बुक्स हैं, राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, अलग अलग राइटर्स के द्वारा, इनको ध्यान रखना। इतना हमने रिवाइज कर लिया किताबों के बारे में, सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं कि कालका शिमला रेलवे की बात की जा रही है, KSR की। बोलते हैं ये 91.6 किलोमीटर लॉन्ग जो है वो है। और दूसरे में बोलते हैं यूनेस्को कॉन्फर्ड हेरिटेज स्टेटस ऑन 10 जुलाई 2008 एंड लिस्टेड अंडर माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। यूनेस्को के द्वारा इसको जो था वो हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया 2008 में, और इसको माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया का श्रेणी में जो था वो रखा गया। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स जो है वो हमारे पास दी गई हैं। दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सी सही नहीं है। देखो, सबसे पहले बोलते हैं ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, क्या ये 91.6 किलोमीटर लॉन्ग है? नहीं, ये 96 किलोमीटर है। 96 किलोमीटर ये है, 96.54 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली ये है। तो पहली ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाती है। दूसरे में बोलते हैं कि इसको यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज स्टेटस 2008 में दिया गया था, 10 जुलाई 2008 को। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसको 2008 में ही यूनेस्को ने हेरिटेज स्टेटस दिया था, और इसको माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया की लिस्ट में भी रखा गया। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओनली 2 इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके आपको पता चल गया कि 96 किलोमीटर लंबी ये है। 1903 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। और इसमें ओरिजिनली 103 टनल्स जाती हैं। अभी एक जो है वो काम में नहीं है, मतलब एक डैमेज्ड है, तो 102 ही टनल्स इसमें आती हैं। इसमें सबसे लंबी टनल जो आती है वो बड़ोग टनल आती है, और यूनेस्को ने इसको 2008 में इसको जो था वो हेरिटेज लिस्ट में रखा था। कहीं पर जुलाई 3 लिखा गया है, कहीं पर जुलाई 10 लिखा गया है, परंतु 2003 में बेसिकली ये हेरिटेज लिस्ट में जो था वो रखी गई थी। 2008 में ये हेरिटेज लिस्ट में जो था बेसिकली रखी गई थी। हमारे पास पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन आती है, जो कि 113 किलोमीटर लंबी आती है। ये दोनों की दोनों जो है वो नैरो गॉज रेलवे लाइंस जो है वो आती हैं। वैसे ही हमारे पास एक ब्रॉड गेज भी आती है, जो कि नंगल ऊना चरारू है, वो जो है वो लगभग 33 किलोमीटर जो है वो लंबी रेलवे लाइन जो है वो आती है। तो इतना रेलवे लाइंस के बारे में ध्यान रखना है, जो हिमाचल की अलग अलग रेलवे लाइंस हैं और कितने किलोमीटर ये लंबी हैं। इनको जो है बनाया कब गया। कालका शिमला के बारे में तो क्वेश्चन अक्सर बनता ही है, तो ये हमने यहाँ से डिटेल से जो है वो जान लिया है। कालका शिमला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द पीपल हु सेट अप एन एप्पल ऑर्चर्ड बंदरोले ऑर्चर्ड इन 1870 आफ्टर ऑब्टेनिंग प्लांट्स फ्रॉम UK वॉज। तो बोलते हैं वो व्यक्ति जिसने UK से पौधे प्राप्त करके 1870 में
बंदरोले में एक ऑर्चर्ड, एक बगीचा जो था स्थापित किया था, उनका नाम बताना है। बंदरोले डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। पिछली एडिशन में हमने जो मिशन एलाइट की एडिशन है उस दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ये हमने पढ़ा था, पहले हमने डिटेल से जो था वो पढ़ा था। तो अभी आप कमेंट करके जो है बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।